सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सॉरी, फर्स्ट पार्ट में कुछ लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 264 से फिर से. ठीक है. सो नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज ऑकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन. द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स आर: फर्स्ट, absorption of some water, minerals and the certain drugs. Second, secretion of mucus with the help in adhering the water undigested particles together and the lubricating it for the an easy passage. The undigested unabsorbable substances called feces enters into the cecum of the large intestine throughout ileocecal valve, which prevents the backflow of the fecal matter. It is a temporary storable in the rectum till defecation. The activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. The slight smell and or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. Gastric and the intestinal secretion also similar simultaneously by neural signals. सो बेसिकली ये पैराग्राफ समझाना चाहता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ये सिंपल एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, मिनरल्स को और कुछ ड्रग्स को. और याद रखना कि जो मटेरियल जो भी ऊपर से नीचे आ रहा है डाइजेस्ट होते होते ये सब बिखरा हुआ रहता है. तो ये म्यूकस रिलीज करती है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन, ताकि उसको एक फीकल मेथड के फॉर्म में उसको इकट्ठा करे, उसको अच्छा टाइट बना ले. ठीक है. और म्यूकस हमेशा चिपकाने का काम करता है. एक बात जान लो तुम, चिपचिपा बना देता है. तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा इसको ये अच्छे से म्यूकस के साथ चिपका के एक अच्छा सा ये बना लेगा, फीकल मेथड. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है ये कुछ समय के लिए स्टोर नहीं होता है. ये है ना, मतलब मूव करता है लेकिन धीरे धीरे, ताकि वो म्यूकस के साथ अच्छे से मिक्स होकर एक फिकल मैटर बना ले. और जब ये लास्ट पार्ट ऑफ एनस में जाएगा तो ये रिलीज आउट हो जाएगा. और रिलीज ऑफ फिकल मैटर इज नोन एज डेफिकेशन. ठीक है. अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. और जो ये ऊपर वाला हार्मोनल कंट्रोल वाला पार्ट है ये सिंपल ब्रेन से रिलेटेड है. जैसे कि माउथ में सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है, तो ये सलाइवा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिलीज होना है. ये इसको कौन डिपेंड करेगा? ब्रेन. ये ब्रेन इसको सिग्नल पहुंचाएगा. बस ये इतना बताना चाहता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है इसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता ब्रेन का. ये कभी भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाता कि मेरे को ये एब्जॉर्ब करना है, मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, ब्रेन भैया मैं एब्जॉर्ब कर लूँ, ये ऐसा नहीं बोलेगा. ठीक है. इसके पास ऐसा कुछ नहीं रहता है. इसके पास न्यूरल सिग्नल्स नहीं रहते हैं. अब आगे बात करता है. द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स कैन बी आल्सो बी moderated by neural mechanisms, both logical and throughout CNS. Hormonal control of the secretion of digestive juices is carried out by local hormones produced by the gastric and the intestinal mucosa. आई होप इतना समझ में आ गया होगा. लेकिन इसमें एक बात इनमें इंपॉर्टेंट दे रखी है कि जो ब्रेन का CNS वाला पार्ट होता है विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रेगुलेट करेगा तुम्हारी हार्मोनल एक्टिविटीज़ को, तुम्हारी डाइजेस्टिव जूस में जो जितने भी रिलीज एंजाइम्स हो रहे हैं उनको. ठीक है. सलाइवा को एक्सेट्रा. ठीक है. इतने इंपॉर्टेंट इसमें. अब आगे आते हैं. इस येलो वाला आप पढ़ोगे क्योंकि इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें से कुछ जो कैलोरीज वाला है, कैलोरीज स्केल वाला, ये है ना दे देते हैं एग्जाम में. ठीक है. जो ये कैलोरीज जूल वाला है ना, इसकी एक मेरे पास टेबल बनी हुई है. इसकी टेबल में आपको कम्युनिटी पेज पे ठीक है शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार वहाँ से पढ़ लीजिएगा. लेकिन वो कब पढ़ोगे? इसको कंप्लीट करने के बाद. इसको एक बार कंप्लीट करोगे, इसको अपने आप से समझोगे, उसके बाद वो टेबल देखना, तब जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो जाएगी. अब बचा है अपना सिर्फ दो पार्ट विच इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट और डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आगे आते हैं अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स में. ठीक है. Absorption is the process by which the end products of the digestion pass throughout the intestinal mucosa into the blood or the lymph. It is carried out by passive, active, or the facilitated transport mechanisms. A small amount of monosaccharides like glucose, amino acid, and some electrolytes like chlorides, ions are generally absorbed by simple diffusion.
The passage of these substances into the blood depends upon the contraction gradients. However, some substances like glucose and amino acids are absorbed with the help of carrier proteins. This mechanism is called the facilitated transport. The transport of water depends upon the osmotic gradient activity. Active transport occur against the concentration gradient and hence require energy. Various nutrition like amino acid, monosaccharides like glucose, electrolytes like Na plus and absorbed into the blood by these mechanisms. Fatty acids and the glycerol being insoluble cannot be absorbed into the blood. They are first incorporated into small droplets called micelles, which move into the intestinal mucosa. These are reformed into very small protein coated fat globules called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessel, which is lacteals, in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the bloodstream. Absorption of substances takes place in different parts of the alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and the large intestine. However, maximum absorption occurs in the small intestine. A summary of absorption, which is the site of absorption and the substances absorbed, is given in this table. So, अब मैं बताता हूँ इस पैराग्राफ का मतलब. आई होप ये तुम्हारे दिमाग से ऊपर ही गया होगा. ठीक है, तो इसमें इन्होंने बेसिकली तीन टाइप्स के एब्जॉर्प्शन की बात करी. पहला गैलेक्टोस, दूसरा फ्रक्टोस और थर्ड लिपिड. ठीक है, तो जो गैलेक्टोस रहता है इसमें क्या क्या रहता है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट वगैरह. ठीक है, ये क्या करता है कि जो विलाई रहती है, विलाई के मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स के चैनल्स रहते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ये आपने वो एंजाइम एक्टिविटी पढ़ी होगी जिसमें लॉक एंड की रूल रहता है. ठीक है, वो वैसा ही कुछ पार्ट रहता है. यहाँ पर है ना एक एंजाइम रहता है किसके ऊपर, विलाई के ऊपर. इसमें 3 घर रहते हैं. ठीक है, 3 घर में 2 Na+ आगे जुड़ जाते हैं और एक ग्लूकोज और एक अमाइनो एसिड जाके जुड़ते हैं. एक एसिड में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड और 2 घर में Na+ जुड़ते हैं. ठीक है, जब ये जुड़ जाएंगे ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उसी के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी तरफ, मतलब अंदर ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, Na+ होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, और जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड रहता है ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन ये हमेशा जाएगा Na+ के साथ ही. एक बात ध्यान रखना कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड कभी भी अकेले नहीं जाएंगे. इसके पास 2 Na+ के साथ अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जुड़ के जाएंगे. ये एक बेसिकली तुम समझ सकते हो कि कैरियर प्रोटीन के थ्रू मतलब मूव हो रही थिंग्स. ठीक है, दूसरी बात करते हैं फ्रक्टोज की. फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैसे होगा. ठीक है, सिंपली बात करते हैं. तो फ्रक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड इसमें भी प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो फ्रक्टोज कैसे मूव करेगा, इसमें कैरियर प्रोटीन रहता है और इसमें कुछ भी Na+ वगैरह कुछ भी इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं रहता. ये सिंपली जाता है, घुस जाता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब मूव हो जाता है. इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये विदाउट ATP होगा, मतलब ये इसका मन होगा जब ये अंदर जाएगा, इसका मन होगा जब बाहर आएगा. जैसे बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा. वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद कभी भी थिंग्स बाहर नहीं आती है, क्योंकि पहले ही अपन फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर चुके हैं. यार डाइजेशन की प्रोसेस इतनी अच्छी है, तुम समझो थोड़ा कि डाइजेशन तुम माउथ से ले रहे हो, टीथ बने हैं तुम्हारे लिए, टंग उसको मूव कर रही है, उसको अच्छा मिक्स कर रही है, उसको टीथ चबा रहा है, उसको ग्राइंड कर रहा है, फेरिंग्स में जा रहा है, म्यूकस अच्छे ह्यूमिडिफाई कर रहा है इसोफेगस में, इसोफेगस स्टमक में जा रहा है, स्टमक HCl रहे है, HCl के साथ तो फिर ड्यूडेनम में उसके सब एंजाइम के साथ मुलाकात होती है. एंजाइम के साथ मुलाकात होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है. एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी बचा हुआ रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो जो एब्जॉर्प्शन हो गया उसके बाद जो फालतू वाला रहता है वो तो फेंका है ना भैया. तो एब्जॉर्प्शन वाला कभी भी वापस एक्स्ट्रा तो नहीं बचेगा ना, वो एब्जॉर्ब होके ही रहेगा. ठीक है, तो फ्रक्टोज का अपनों ने पढ़ लिया. थर्ड आता है लिपिड्स का. तो लिपिड्स में क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फिर या वाटर का रहता है. ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाता है. इसमें भी ATP नहीं यूज होती. ठीक है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं,
वेयर इज वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, वाटर ये भी है पार्ट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन ही, लेकिन ये ऑस्मोसिस अलग थोड़ी रहती है, ठीक है। यदि किसी को भी ऑस्मोसिस का मतलब नहीं पता हो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब याद रखना एनसीईआरटी ने ना एक छोटी सी लाइन दे रखी है उस पैराग्राफ में, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें कि एटीपी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आप पढ़ोगे या फिर मैं ही पढ़ूंगा कि जो बड़े बड़े प्लांट रहते हैं, ठीक है, सक्लेंट का प्लांट हो गया, फिर एंजियोस्पर्म्स हो गए, जो कि पहाड़ी एरिया पर आप देखते हो बहुत बहुत बड़े प्लांट रहते हैं, तो उसके रूट से वो प्लांट इतनी दूर तक ऊपर कैसे तक चढ़ाएगा, ठीक है, उसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सिंपल तुम समझ लो कि नीचे हायर प्रेशर है, ऊपर लोअर प्रेशर है ना, तो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए एटीपी यूज़ होगा। तो जहाँ पर एटीपी यूज़ होता है हम उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ पर एटीपी नहीं यूज़ होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अपन मान लो अपने एक पेंसिल उठे कुछ भी, यदि उसको ऊपर नीचे से गिरा रहे तो उसको कुछ एनर्जी लग रही क्या, अपन एनर्जी तो उसको दे रहे हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पेंसिल को दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को लेके वो अपने आप mg से नीचे आ जाएगी ना यार, क्योंकि उसमें ग्रेविटी आ गई, तो उसमें एटीपी यूज़ नहीं हुई। आई होप तुम गालियाँ दे रहे होगे क्योंकि तुम्हारी फिजिक्स वीक होगी, मेरे को पता है, पर कोई नहीं, ठीक है। आपको पता है कि ग्रेविटी नीचे ही लगती है, तो पेंसिल को यदि नीचे खींचेंगे तो ग्रेविटी से पेंसिल नीचे ही आएगी, तो इसमें भी एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है, वो नीचे आ रही तो आ रही, उसको कोई मतलब एनर्जी नहीं देनी पड़ी ना, तो हो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एज इजी एट दैट। सो अब आते हैं अपने टेबल 16.1 में, द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो माउथ, certain drugs coming in contact with the mucosa of mouth and the lower side of the tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. So माउथ में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है, जैसे कि आप टंग को ऊपर करोगे आपको कुछ कुछ कैपिलरीज दिखेगी, ठीक है, कुछ कुछ ऊपर रहती है पैलेट पे, ठीक है, कुछ कुछ रहती है फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ माउथ ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या होती है कि ड्रग्स को, फिर म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है जो कि लोअर साइड पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है, म्यूकोसा, जहाँ पर म्यूकस रिलीज होती है, म्यूकस गॉबलेट सेल वगैरह, ठीक है। ये म्यूकस गॉबलेट सेल कहाँ जाएगी, इसोफेगस में, लेकिन जो म्यूकोसा नोस्ट्रिल्स के थ्रू म्यूकोसा ही रिलीज होता है, आप समझ गए कि म्यूकोसा होता है क्या, ठीक है। तो म्यूकोसा फेरिंग्स में आता है, जिससे कि ये दोनों मिक्सअप होके क्या होता है कि सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो माउथ में जब ड्रग्स वगैरह या फिर कुछ भी फूड आता है तो ये टंग इसको क्या करता है, मूव करता है, मेस्टिकेट करता है, और ब्लड कैपिलरी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कुछ कुछ ड्रग्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड द अल्कोहल टेक्स प्लेस। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ फॉर absorption of nutrients, the digestion is completed here and are the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol and the amino acids are absorbed throughout the mucosa into the blood stream and the lymph. याद रखना यहाँ पर म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर म्यूकोसा का मतलब और कुछ नहीं समझोगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा एक मेम्ब्रेन है, और माउथ में म्यूकस रिलीज करती थी ताकि फूड चिपचिपा हो पाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा सबको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, जो कि ब्लड स्ट्रीम म्यूकोसा ऊपर की एक लाइनिंग है जिसमें कि रिसेप्टर्स लगे हुए हैं जिससे कि एब्जॉर्ब होगा फूड, और फिर वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होके ये ब्लड स्ट्रीम में फेंक देगा, और फिर लिम्फ के थ्रू ये पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड द ड्रग्स टेक्स प्लेस हियर, ऑफ कोर्स सिंपल एज दैट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ नीचे वाला, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच्ड द टिश्यू which utilize them their activities. The process is called assimilation. The digestive waste solidified into the coloranted feces in the rectum, intrigued a neural reflection causing an urge or the desire for its removal. The ingestion of feces to the outside throughout the anal opening, which is defecation, is a voluntary process and is carried out by a mass peristaltic movement.
सो जैसे कि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है। तो ये फूड पूरा फिकल मेटल जो भी रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, ये आके वहाँ पर जमा होने लगता है, जिससे कि रेक्टम फूलने लगता है। तो न्यूरल कंट्रोल सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, जो रेक्टम रहता है उसमें फूड आने लगता है, जिससे कि रेक्टम फूलने लगेगा। फूलने के साथ साथ रेक्टम में नर्व सिग्नल जनरेट भी होंगे, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे स्पाइनल कॉर्ड से किसको, ब्रेन को। और ब्रेन फिर अपन को सिग्नल देगा, अपन को बताएगा कि भैया तुम्हारा रिलीज़ होने का टाइम आ गया, तो तुम प्लीज़ रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो अपन को प्रेशर एग्जिस्ट होगा और फिर हम उस फिकल मेटल को रिलीज़ कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन, एस इजी एस दैट। अब लास्ट टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर का फिर दी एंड हो जाएगा, विच इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। The inflammation of the intestinal tract is the most common element due to bacterial or the viral infection. The infections are also caused by the parasites of the intestine like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pineworm, etc. सो इंटेस्टाइन में सूजन आना बहुत कॉमन बात है। क्यों? क्योंकि फूड के साथ बैक्टीरिया भी आ रहा है, वायरल इन्फेक्शंस भी आते हैं। अब भैया तुम सोचते होगे कि पेट में एचसीएल होने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, तो याद है कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन क्या काई से बनती है, कैप्सिड की बनी रहती है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम से भी नहीं टूटती है, तो एचसीएल क्या लगा तुम्हारा, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो इससे ही तुम्हारे डिसऑर्डर्स की शुरुआत होती है। तो कुछ वायरल इन्फेक्शन और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इन्होंने यहाँ पर टर्म दिए हैं, जैसे कि एक टेपवर्म हो गया, एक इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन टेपवर्म कॉज करेगी, राउंडवर्म कॉज करेगा, थ्रेडवर्म कॉज करेगा, एक हुकवर्म करके आता है, एक वो करेगा, पिनवर्म करता है। अब मैं तुमको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी ये टेपवर्म वगैरह है, ये राउंड वगैरह है, ठीक है, इनकी एक बार इमेज क्रोम से या फिर गूगल से कहीं से फिर देख लेना, ताकि एक बार इनकी क्लियर आपको पिक्चर विजुअलाइज हो सके और आपको पता चल सके कि मेन कॉज ऑफ डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम के है क्या, ठीक है। तो स्पेशली इन पांचों के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, इमेज बेस्ड भी आते हैं। तो आई होप इसकी इमेज आप देखोगे, मुझे आप पे भरोसा है। तो अपन फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ते हैं, विच इज जॉन्डिस। सो जॉन्डिस, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड द आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। सो जॉन्डिस को हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीलिया, जैसे कि बदन पीला होने लगता है। बदन नहीं पीला होता है, जैसे कि आइस की बॉल्स हो गई, जहाँ पर अपना स्क्लेराइड्स होता है, क्लेराइड्स होता है, ठीक है। स्किन भी थोड़ी पीली होने लगेगी। आइस में जो भी नर्व्स होती है उसमें भी कुछ येलो पार्ट दिखेगा। लीवर अफेक्ट होगा, ठीक है। सो ये हो गए सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं वॉमिटिंग। It is the ejection of stomach contents throughout the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center of medulla oblongata. A feeling of nausea precedes vomiting. So, एक बात ध्यान रखना है कि जब भी वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग ब्रेन का सिर्फ एक ही पार्ट कंट्रोल करता है, जो कि है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये इसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर या फिर वॉमिटिंग सेंटर। थर्ड डिसीज है डायरिया। द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट ऑफ इंक्रीज लिक्विडिफिकेशन ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डायरिया मतलब कब्ज होना, कि ठीक है कब्ज हो रहे हैं, हो गए कब्ज। ये कब्स होते क्यों है, अभी कब्स की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिसको पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है। अब वो यहीं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और पहले मेरे को नीचे कमेंट में बताएंगे आप खाते भी हैं कि नहीं मैदे वाली चीज़ें। यदि खाते हैं तो यस लिखे, और जो नहीं खाता वो नो लिखे, ठीक है। तो जो खाते हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मैदा आप खाते हो ना भैया, वो या भैया या फिर बहनों जो भी हो, सॉरी तो जो मैदा रहता है ये जाके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो रेक्टम वाला पार्ट रहता है ना, वहाँ पर जमने लगता है मैदा, जिससे कि क्या होता है कि जो तुम्हारा फिकल मेटल रहता है ना, वो भी अटैच हो जाता है वॉल्स की, रेक्टम की,
और फिर रिलीज होने में इसकी प्रॉब्लम आती है, जिससे कि डायरिया होता है। और जब फिर तुम प्रेशर लगाओगे ना, तो याद रखना कि जो इनर लाइनिंग होती है ना इस लार्ज इंटेस्टाइन की, ब्लड आने लगेगा, ब्लड। तो इसलिए याद रखना कि मैदे की चीज़ बहुत ही कम खाओ। आते हैं अपने नेक्स्ट डिसीज पे, विच इज कॉन्स्टिपेशन। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस एंड द रिटेंटेड विद द कॉलन एंड द बाउल मूवमेंट occur irregularly। बाउल मूवमेंट मतलब बार बार प्रेशर एग्जिस्ट करना, बार बार ऐसा लगना कि भैया आ रही है अब जाना पड़ेगा, भैया आ रही है अब जाना पड़ेगा, मतलब बार बार जाना पड़ेगा। तो इस कॉन्स्टिपेशन मतलब वही मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। ओहो, चलो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आती है इनडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, leading to a feeling of fullness, the cause of indigestion and inactive enzyme secretion, anxiety, food poisoning or overeating spicy food। So indigestion मतलब not proper digestion, ठीक है। in मतलब not proper digestion। So proper digestion कब नहीं होगा? तब फूड के साथ अच्छे से एंजाइम नहीं मिक्स होगा, तब फूड का अच्छे से मेस्टिफिकेशन नहीं होगा, जब फूड अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होगा, या फिर कुछ जलन वगैरह हो गई, कुछ सूजन वगैरह हो गया, ठीक है। ये होगा कब? जब तुम अच्छे खासे चरखे या फिर अच्छे स्पाइसी फूड्स खाओगे या फिर ओवर ईटिंग करोगे, ठीक है। ये उसका कॉज हो गया, सिम्टम्स ऑफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डिसीज या फिर नेक्स्ट पेज विच इज 266। सो अब आते हैं हम PEM विच इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। So, dietary deficiencies of proteins and total food calories are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and the West and the Central Africa, which is protein energy malnutrition, which is PEM. Many affect large section of the population during drought, famine, and political turmoil. This happens in Bangladesh during the Liberation War and in Ethiopia during the severe drought in the mid-18th. PEM infects and the child to produce marasmus and the kwashiorkor. Marasmus is produced by a simultaneously deficiency of protein and calories. It is found in infant less than a year in age. If mother milk is repeated too easy by other food which are poor in both proteins and the calorific value, this often happens if the mother had second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. In marasmus, protein deficiency impairs growth and replacement of tissue protein entirely in emaciation of body and the thickening of limbs result. The skin becomes dry, thin and the wrinkled. Growth rate and the body weight decline considerably. Even growth and development of brain or the mental facilities are impaired. Kwashiorkor is produced by protein deficiency unaccompanied by calorific deficiency. It resulted from the replacement of mother milk by a high calorific low protein diet in a child more than 1 year ago. Like marasmus, kwashiorkor shows wasting of muscle, thickening of limbs, failure of growth and brain development. But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive oedema and the swelling of body parts are seen. So, इसमें तो बेसिकली दो डिसीज़ की बात की, एक मेरास्मर और एक क्वाशियोरकोर। तो PEM में क्या होता है कि जो डायरेटरी डिफिशियंसी रहती है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी रहती है। यदि वो कैलोग्राफिक वैल्यू से ऊपर ली गई तो प्रॉब्लम, कैलोग्राफिक नीचे से नीचे ले गई तो प्रॉब्लम। तो ये वही प्रॉब्लम है जो कि अराइज हुई थी साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ अमेरिका से, वेस्ट एंड द सेंट्रल अफ्रीका से। ये लॉन्च भी वहीं पे हुई थी और वहीं पे ज़्यादा भी है, ठीक है।
तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विच इज PEM अफेक्ट इन्फेंट, इन्फेंट मतलब बच्चे, विच इज लेस देन 1 ईयर, ठीक है। और ये कब हो सकता है उनके साथ? अभी आप प्रोटीन की कमी उनमें जब भी आएगी जब मम्मी या तो फिर उनका दूध छुड़ा दे, या फिर उनको दूध में कुछ विटामिन या फिर मिनरल्स कम लगे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करेगा माल न्यूट्रिशन और क्वेशरकॉर्न। तो पहले हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फैट्स, प्रोटीन एंड एनर्जी। प्रॉपर फूड नहीं मिलना, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं मिलना, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलना और प्रॉपर एनर्जी का यूटिलाइज नहीं होना इज द कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, सॉरी मेरास्मस, ठीक है। ये इन्फेंट्स में देखा गया है 1 ईयर में। ये वेस्टिंग ऑफ मसल होता है और ये रिटार्डेशन ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, मतलब ब्रेन और बॉडी को अच्छे से बोल सकते हैं ना घुमावदार चक्र में ले जाया गया है, वही होता है यहाँ पर। मतलब ब्रेन और बॉडी को अच्छे तरीके से शार्प आउट कर देता है। अब आते हैं अपनी दूसरी डिसीज पे, विच इज क्वाशरकोर। क्वाशरकोर जब बनेगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इसमें सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। और ये चाइल्ड में बन सकती है। ये चाइल्ड की एज होगी 1 to 5 ईयर, लेकिन मरास्मर में 1 ईयर की चाइल्ड में ही होगा, लेकिन क्वाशरकोर 1 से 5 साल के बच्चे में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो भी आपकी NCERT के पीछे जो ये समरी दी हुई है, ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लो ताकि आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। और एक NCERT एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार कर लेना, ओके। और हो सके तो अब मैं आपको NCERT एक्सरसाइज पे एक वीडियो बना दूंगा एट द पॉडकास्ट ओनली। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर बोल दे जाऊँगा, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। यदि आप चाहते हो तो एक बार कमेंट डाउन कर दो कि हाँ भैया मेरे को चाहिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन, तो मैं आपको वो भी बना दूंगा। ये 30 मिनट की एक्सरसाइज है, वैसे तो बहुत ईजी है, ठीक है। यदि आप चाहते हो तो मैं बना के देता हूँ। सो गाइस, यदि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसके PYQ भी सॉल्व करना। आपकी जो भी फैकल्टी ने या फिर आपको जहाँ भी आप पढ़ते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप अच्छे से उसकी DPP वगैरह अच्छे से फॉलो करना, ताकि इस बार अपन नीट अच्छे से क्रैक करके अच्छे से फोड़े और अच्छे से मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट पक्की करें, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।